शुभ प्रभात। कैसी हो? वह सुबह जब उठते ही पता चले कि शहर की पानी की आपूर्ति अचानक बंद कर दी गई है, या फिर लोकल यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम्स बिना किसी पूर्व सूचना के रुक गए हैं और बैंकिंग सर्वर किसी अनजान देश से नियंत्रित हो रहा है। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है। लेकिन ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये वह तथ्यात्मक सच्चाई है जिसे पिछले 2 हफ्तों में दुनिया भर के आम नागरिकों ने महसूस किया है। आज 26 मई 2026 है और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर घटित हो रही वर्तमान घटनाओं के इस गहरे विश्लेषण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम विश्व स्तर पर चल रही इन साइबर गतिविधियों का एक तटस्थ, शांत और पेशेवर आकलन करेंगे। शुभ प्रभात। और देखिए, इस आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो आम जनता के बीच बिना किसी भय या पैनिक के तथ्यों को उनके शुद्ध और तटस्थ रूप में प्रस्तुत करना है। क्योंकि जब घटनाएं इतनी तेजी से बदल रही हों तो स्थिति की एक स्पष्ट और निष्पक्ष तस्वीर उभरना बेहद जरूरी हो जाता है। आज का हमारा लक्ष्य साइबर फ्रंटलाइंस, ग्लोबल हैक्स, एआई थ्रेट्स एंड डिजिटल वॉरफेयर के विषय की गहराई में जाना है। बिल्कुल। और इस गहरे आकलन की शुरुआत करने से पहले यह जानकारी देना आवश्यक है कि आज का ये विश्लेषण प्रोवेव एआई द्वारा स्पॉन्सर्ड है और इसे स्टाइलो न्यूज़ नामक एक एआई पावर्ड न्यूज़ एप्लीकेशन द्वारा जनरेट किया गया है। तो स्टाइलो न्यूज़ दरअसल स्टाइलो इंटेलऑप्स सॉफ्टवेयर का एक कंज्यूमर वर्जन है। जी, जो कि मूल रूप से एंटरप्राइज ऑपरेशंस के लिए था। सही कहा। स्टाइलो इंटेलऑप्स मूल रूप से सरकार, सेना और बड़े व्यापारिक संगठनों के एंटरप्राइज ऑपरेशंस के लिए ही विकसित किया गया था। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब आम सुनने वालों के पास एक ऐसी टेक्निक तक सीधा एक्सेस है जो मूल रूप से दुनिया के बड़े डिसीजन मेकर्स को ग्लोबल संकटों के दौरान सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। हाँ, और ये सच में एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति है। तो चलिए मुख्य विषय पर आते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो खुफिया रिपोर्ट्स और दस्तावेज सामने आए हैं वे स्टेट एक्टर्स यानी विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा समर्थित साइबर ग्रुप्स की गतिविधियों में एक भारी वृद्धि दिखाते हैं। यानी गवर्नमेंट्स खुद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। बिल्कुल, विशेष रूप से चीन और रशिया की रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। अगर हम चीन की बात करें तो वोल्ट टाइफून और 12 टाइफून जैसे कैंपेन्स लगातार क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसपैठ कर रहे हैं और इस बार उनका तरीका थोड़ा अलग है। वे लिविंग ऑफ द लैंड तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और एआई के जरिए जीरो डे वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा रहे हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा, क्योंकि जब हम घुसपैठ या हैक शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत किसी डिस्ट्रक्टिव मैलवेयर या वायरस का ख्याल आता है। लेकिन आपने यहाँ लिविंग ऑफ द लैंड का जिक्र किया। इसका मतलब तो यह हुआ कि वे कोई नया पकड़ा जा सकने वाला वायरस सिस्टम में डाल ही नहीं रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। क्या वे नेटवर्क के अपने ही टूल्स का इस्तेमाल करके शांति से बैठे हैं? बिल्कुल सटीक समझा आपने। और यही इस रणनीति की सबसे खतरनाक बात है। लिविंग ऑफ द लैंड का अर्थ ही यही है कि हमलावर बाहर से कोई हथियार नहीं लाता, वह सिस्टम में पहले से मौजूद लेजिटिमेट टूल्स का इस्तेमाल करता है। जैसे कि विंडोज पावरशेल हो गया या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स। क्योंकि ये टूल्स पहले से ही सिस्टम का हिस्सा होते हैं, इसलिए जो सिक्योरिटी अलार्म्स होते हैं वे बचते ही नहीं हैं। वह सिस्टम के अंदर महीनों तक बिना किसी को पता चले शांति से घूम सकते हैं। अच्छा, तो अगर मैं इस स्थिति को जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखूं, तो क्या इन स्टेल्थी घुसपैठों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में छुपे हुए स्लीपर सेल्स की तरह देखा जा सकता है? स्लीपर सेल्स, हाँ, ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। जैसे कि इनका मकसद अभी तुरंत डेटा चुराना या नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि भविष्य के किसी संकट में सक्रिय होने के लिए खुद को प्री पोजीशन करना है। यह स्लीपर सेल वाली एनालॉजी वर्तमान तथ्यों पर बिल्कुल सही बैठती है। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि वोल्ट टाइफून और 12 टाइफून का लक्ष्य आर्थिक लाभ नहीं है। ये एक जियोपॉलिटिकल दबाव बनाने का नया हथियार है। मान लीजिए भविष्य में पैसिफिक क्षेत्र में कोई अंतर्राष्ट्रीय युद्ध या संकट उत्पन्न होता है, उस वक्त इन छुपे हुए स्लीपर सेल्स को सक्रिय करके विरोधी देश के पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स या पोर्ट्स को डिसेबल किया जा सकता है। यानी एक तरह से देश को अंधा और बहरा कर देना। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर सामने वाले देश के डिसीजन मेकर्स को पैरालाइज करने की कोशिश है, ताकि उनके पास रिएक्ट करने का वक्त ही न बचे। तो इसका मतलब युद्ध अब बॉर्डर्स पर शुरू होने से पहले ही राउटर्स और सर्वर्स के अंदर शांति से लड़ा जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर तथ्य है। दूसरी ओर
रिपोर्ट्स बताती हैं कि रशिया की गतिविधियों में एक अलग ही दिशा देखने को मिल रही है। यूरोप और नेटो देशों के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर के सिलसिले में जी, हाइब्रिड वॉरफेयर। हाँ, इसमें मॉस्को की बाउमन यूनिवर्सिटी को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस साइबर वॉरफेयर में कैसे शामिल हो सकता है, ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। आमतौर पर हम यूनिवर्सिटीज को सिर्फ पढ़ाई से जोड़ते हैं, लेकिन दस्तावेजों के अनुसार बाउमन यूनिवर्सिटी में एक अत्यंत गुप्त विभाग संचालित हो रहा है। यहाँ आम कंप्यूटर साइंस के छात्रों को सीधे तौर पर GRU के लिए ट्रेन किया जा रहा है। GRU यानी रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस। सही कहा। उन छात्रों को हैकिंग, सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन और सबसे महत्वपूर्ण चीज डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स यानी गलत जानकारी फैलाने की बाकायदा एजुकेशन दी जा रही है। इसे हाइब्रिड वॉरफेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिर्फ मशीन्स को हैक नहीं करता, ये इंसानी दिमाग और सामाजिक स्थिरता को हैक करता है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। एक यूनिवर्सिटी के करिकुलम को मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस के साथ मर्ज कर देना। लेकिन देखिए, अगर मुख्य देश जैसे चाइना और रशिया इतने लंबे और स्टेल्थी तरीके अपना रहे हैं, तो आम जिंदगी में जो इतना शोर और डिसरप्शन रोज देखने को मिल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब हमले होते हैं तो उनका असर तुरंत दिखता है। इससे हम इस बात पर आते हैं कि इन स्टेट एक्टर्स के अलावा प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। यही प्रॉक्सीज और एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मुख्य बिंदु है। ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश इसमें सबसे आगे हैं। ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश इसमें सबसे आगे हैं। ईरान पर संदेह है कि वह इंडिपेंडेंट हैकिंग ग्रुप्स या प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के फ्यूल और वाटर सिस्टम्स को निशाना बना रहा है। सीधे वाटर सिस्टम्स पर हमला? हाँ, और अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वाटर और फ्यूल फैसिलिटीज अक्सर पुराने और कमज़ोर स्कैरा सिस्टम्स पर चलते हैं। इन पुराने सिस्टम्स को हैक करना इन प्रॉक्सीज के लिए थोड़ा आसान होता है। इनका लक्ष्य किसी मिलिट्री बेस को उड़ाना नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की दिनचर्या को बाधित करना है। तो जहां ईरान आम नागरिकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर रहा है, वहां नॉर्थ कोरिया का मॉडल पूरी तरह से फाइनेंशियल चोरी पर टिका हुआ लगता है। हाल ही में सामने आया एक आंकड़ा सच में दिमाग को झंझोड़ देने वाला है। क्रिप्टो करेंसी चोरी के माध्यम से $1.4 बिलियन उड़ाए गए। जी, 1.4 बिलियन। और इसके लिए उन्होंने डीप फेक इम्पर्सनेशन का इस्तेमाल किया। मुझे यहाँ रुककर ये समझना है कि एक डीप फेक के जरिए $1 बिलियन से ज्यादा की चोरी आखिर होती कैसे है? ये सिर्फ किसी का चेहरा वीडियो पर लगाना नहीं हो सकता, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद सोफिस्टिकेटेड सोशल इंजीनियरिंग और AI का मिश्रण है। सिर्फ एक फेक वीडियो बनाना काफी नहीं होता। हमलावर पहले महीनों तक उस कंपनी के कम्युनिकेशन स्टाइल, ईमेल्स और मीटिंग स्केड्यूल्स का अध्ययन करते हैं। फिर किसी बहुत जरूरी ट्रांजैक्शन के वक्त एक वीडियो कॉल आयोजित की जाती है। अच्छा? उस कॉल पर कंपनी का CFO या कोई बड़ा अधिकारी दिखता है। उसकी आवाज, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, यहां तक कि उसके बात करने का लहजा भी AI द्वारा बिल्कुल सेम क्लोन किया गया होता है। जब वह फेक CFO नए अकाउंट्स में फंड्स ट्रांसफर करने का आदेश देता है, तो एम्प्लॉय को बिल्कुल शक नहीं होता और बस कुछ ही सेकंड्स में $1 बिलियन गायब हो जाते हैं। वाओ! ये दिखाता है कि टेक कितनी तेजी से वेपनाइज हो रही है। लेकिन इसका असर सिर्फ बड़े सरकारी दफ्तरों या $1 बिलियन क्रिप्टो कंपनीज तक सीमित नहीं है। अगर हम लोकल और नेशनल इम्पैक्ट को देखें तो US में शाइनी हंटर्स नामक ग्रुप ने कैनवास एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हमला कर दिया। जी, जिसका असर सीधा स्टूडेंट्स पर पड़ा। बिल्कुल। इसकी वजह से यूनिवर्सिटीज में स्प्रिंग फाइनल एग्जाम्स रुक गए। कोलंबिया में नेकी सोशल मीडिया और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म हैक हो गया। यहाँ तक कि मुंबई में बुजुर्गों के खिलाफ फोन हैकिंग स्कैम्स का बढ़ना देखा गया है, जहां उनके फोन्स पर जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट्स का इस्तेमाल हो रहा है। और फॉक्सकॉन जैसी मैन्युफैक्चरिंग जायंट पर भी हमला हुआ, जिससे नॉर्थ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को रोक दिया। इन सभी घटनाओं के मैकेनिज्म्स पर अगर हम गौर करें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। जब कैनवास पर हमला होता है तो वो सिर्फ डेटा का लीक नहीं है, वो शिक्षा प्रणाली के भरोसे का टूटना है। सही बात है। और जो अपने मुंबई का जिक्र किया, बुजुर्गों को स्कैम करने के लिए अब उन्हें किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। बैकग्राउंड में चलने वाले जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट्स उनके फोन का माइक्रोफोन और बैंकिंग डिटेल्स चुपचाप एक्सेस कर लेते हैं। जब फॉक्सकॉन का नेटवर्क डाउन होता है तो उसके रिपल इफेक्ट से ग्लोबल सप्लाई चेन में डिलेज आते हैं, जिससे आम आदमी को मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो जाते हैं।
तो क्या इन सब तथ्यों को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि साइबर वॉरफेयर की जो परंपरागत सीमाएं थीं, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं? एक वक्त था जब युद्ध सेना और सेना के बीच होता था, लेकिन जब शिक्षा प्रणाली, नागरिकों के बैंक अकाउंट्स और बुजुर्गों के फोन निशाना बनने लगे, तो फ्रंटलाइन जैसी तो कोई चीज बची ही नहीं। तथ्य इस निष्कर्ष की पूरी तरह पुष्टि करते हैं। देखिए, रैंसमवेयर और डेटा चोरी को पहले सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम या आर्थिक अपराध माना जाता था, लेकिन अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता को हिला देने वाला एक पॉलिटिकल टूल बन गया है। जब आम नागरिक अपने बैंक्स, अपने पानी के सोर्स और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा नहीं कर पाते, तो उस देश की आंतरिक शांति नेचुरली प्रभावित होती है। हमलावरों का यही आखिरी मकसद होता है, बिना एक भी गोली चलाए समाज में अराजकता फैलाना। इस डिस्टेबलाइजेशन के पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर है स्पीड, यानी गति। और पिछले 2 हफ्तों की रिपोर्ट्स में जिस एक शब्द ने सबसे ज्यादा शोर मचाया है, वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। अब हम एआई की भूमिका, इससे जुड़े खतरों और रक्षात्मक कदमों पर चर्चा करते हैं। एंथ्रोपोपिक के सीईओ और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों ने गंभीर चेतावनियां जारी की हैं। जी, आईएमएफ की चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मिथोस जैसे नए एआई मॉडल्स का जिक्र आया है, जो हजारों वल्नरेबिलिटीज को सेकंड्स में खोज सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक तर्क है, ऑटोमेटेड कोड स्कैनर्स तो पिछले 20 सालों से मौजूद हैं। तो मिथोस में ऐसा क्या अलग है जो आईएमएफ को मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स की चेतावनी देनी पड़ी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, पुराने ऑटोमेटेड स्कैनर्स सिर्फ उन खामियों को ढूंढते थे जो उनके डेटाबेस में पहले से फीड की गई होती थी। वे रूल बेस्ड थे। लेकिन मिथोस जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पास कॉन्टेक्स्ट समझने की क्षमता है। कॉन्टेक्स्ट यानी वे सिचुएशन को समझ सकते हैं। बिल्कुल, वे सिर्फ एक एरर नहीं ढूंढते, बल्कि वे आपस में जुड़ी हुई छोटी छोटी खामियों को जोड़कर एक पूरा नया साइबर अटैक वेक्टर खुद डिजाइन कर लेते हैं। वह एक लॉजिक फ्लॉ समझ लेता है जिसे शायद एक इंसान भी न देख पाए। जब आईएमएफ मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स की बात करता है, तो उनका मतलब है कि अगर एक ऐसा एआई ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स के बीच मौजूद किसी ऐसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लेता है, तो एक झटके में दुनिया के बड़े बैंक्स आपस में ट्रांजैक्शन करना बंद कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी तुरंत रुक सकती है। जी हाँ, इकोनॉमी पूरी तरह से फ्रीज हो सकती है। एक तकनीक जो इंसान की समझ से बाहर की चीजों को कुछ ही सेकंड्स में खोज ले, ये वास्तव में चिंताजनक है। लेकिन इस आक्रामक गति को रोकने के लिए डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में भी तो कदम उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस मिलिट्री में एनएसए और साइबर कमांड के जनरल जोशुआ रड के नेतृत्व में एक नया एआई टास्क फोर्स बनाया गया है। सही जानकारी है, और दूसरे देश भी इसमें पीछे नहीं है। हाँ, जैसे जापान ने अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ओपन एआई की GPT 5.5 साइबर मॉडल का एक्सक्लूसिव एक्सेस प्राप्त कर लिया है, और यूरोप में रोमानिया NIS2 डायरेक्टिव को तेजी से अपना रहा है। रक्षात्मक कदम उठाना अब एक मजबूरी बन चुका है। जनरल जोशुआ रड का एआई टास्क फोर्स इसलिए बनाया गया क्योंकि सेना समझ गई है कि अगर हमला एआई कर रहा है तो डिफेंस एक इंसान कीबोर्ड पर बैठकर नहीं कर सकता। इंसान इतनी जल्दी टाइप या सोच ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। जापान जो GPT 5.5 साइबर का इस्तेमाल कर रहा है, वो दरअसल एक ऑटोनोमस इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है। वह सिस्टम पर होने वाले हमलों को एनालाइज करता है, लाइव एनवायरनमेंट में तुरंत पैच लिखता है और बिना किसी ह्यूमन इंजीनियर की परमिशन के उसे डिप्लॉय कर देता है। बिना परमिशन के? हाँ, ऑटोनोमस। और जहां तक रोमानिया की बात है, उनके द्वारा NIS2 अपनाने का लक्ष्य इन्हीं ऑटोमेटेड सिस्टम्स के लिए एक कानूनी और सुरक्षित फ्रेमवर्क तैयार करना है। लेकिन यह फिर से मुझे एक असमंजस में डालता है। जब हमलावर मिथोस का इस्तेमाल कर रहा है और रक्षक GPT 5 साइबर का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या ये आग को आग से बुझाने वाली स्थिति नहीं है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या हम एक ऐसी दुनिया में नहीं जा रहे हैं जहां मशीन स्पीड वॉरफेयर हो रही है और इंसान सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गया है? क्या इस अंधी होड़ में सब कुछ हाथ से निकलने का खतरा नहीं है? ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, और देखिए, ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स इस पर लगातार बहस कर रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है कि साइबर डोमेन में स्पीड ही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। हमले मिली सेकेंड्स में संचालित हो रहे हैं। इंसानी दिमाग इस स्पीड को प्रोसेस ही नहीं कर सकता, यानी वक्त ही नहीं मिलता सोचने का। बिल्कुल। इसलिए निर्णय निर्माता एआई डिफेंस को अपनाने के लिए पूरी तरह मजबूर हैं।
आग से आग बुझाना खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर बिना एआई डिफेंस के कोई देश खड़ा है तो वह सीधे तौर पर निहत्था है। एआई डिफेंस अब कोई ऑप्शनल अपग्रेड नहीं रहा, यह देश के अस्तित्व और राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता बन गया है। इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आइए इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आम जनता, जिसके ऊपर इस सबका सबसे ज्यादा असर हो रहा है, वह इस स्थिति को कैसे देख रही है। एआई और साइबर हमलों के इस नए दौर में पब्लिक सेंटिमेंट क्या कहता है। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर एक्स पर चल रही चर्चाओं का आकलन करते हैं, तो क्या वहां सिर्फ पैनिक और निराशा है? आश्चर्य की बात यह है कि एक्स प्लेटफॉर्म से जो डेटा इकट्ठा हुआ है वो बिल्कुल उल्टा है। पैनिक और भय के बजाय लोग सकारात्मक और प्रोएक्टिव नजरिया अपना रहे हैं। ये तो काफी अच्छी बात है। हाँ, उन्हें समस्या की गंभीरता का अंदाजा है, विशेषकर डीप फेक्स को लेकर, लेकिन उन्होंने घबराने के बजाय प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ रुख किया है। एको आउल जैसे साइबर सिक्योरिटी अकाउंट्स और उनके दिए गए टिप्स काफी ट्रेंड कर रहे हैं। लोग आपस में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सॉफ्टवेयर पैचिंग और अपनी डिजिटल हाइजीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी लोग अपनी डिजिटल सुरक्षा की जिम्मेदारी अब खुद लेने को तैयार हैं। ये एक बहुत ही एनकरेजिंग ट्रेंड लगता है मुझे। जनता प्रैक्टिकल और अप्लाई किए जा सकने वाले सॉल्यूशंस चाहती है। अगर हम रिपोर्ट्स और डेटा के आधार पर भविष्य की संभावनाओं पर बात करें, तो आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है? तथ्यों के आधार पर सबसे बड़ी संभावना ये है कि एआई का ऑटोमेशन साइबर हमलों में और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा मुख्य बदलाव डिजिटल बॉर्डर्स का आना है। डिजिटल बॉर्डर्स? जैसे फिजिकल बॉर्डर्स होते हैं? हाँ, ठीक वैसे ही। जैसे फिजिकल दुनिया में बॉर्डर्स होते हैं, वैसे ही देशों के बीच डिजिटल डेटा के फ्लो पर नियंत्रण होगा। उदाहरण के लिए आसियान देशों के बीच एक नए डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क को लागू करने की चर्चा हो रही है, जिसके तहत सख्त नियम लागू होंगे। और आखिरी, सबसे बड़ी चीज, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रुकने वाले नहीं हैं। तो इसका सलूशन क्या होगा? इसलिए सरकारों और संस्थाओं के लिए सिर्फ फायरवॉल लगाना काफी नहीं होगा, उन्हें ऑपरेशनल रिजिलियंस पर ध्यान देना होगा, जिसका सीधा मतलब है कि अगर हमला हो भी जाए तो सिस्टम कितनी जल्दी वापस लाइव हो सकता है। फोकस रिकवरी पर होगा। चलिए, पिछले 15 मिनट से चल रही इस 1960 के दशक की पेशेवर और गंभीर न्यूज एंकर वाली शैली से अब थोड़ा बाहर आते हैं। सही में ये जानकारी काफी गहन और टेक्निकल थी। दिमाग को थोड़ी राहत देना तो बनता है। के कारण ही स्टाइलो न्यूज जैसी एप्लीकेशन का होना आज इतना जरूरी हो गया है। हमने शुरुआत में बताया था कि स्टाइलो न्यूज इस विश्लेषण का स्पॉन्सर है, पर हकीकत में ये सिर्फ एक स्पॉन्सर नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बेहद शानदार मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन है। बिल्कुल, और जो बात इस एप्लीकेशन को सबसे अलग बनाती है वो है इसकी कस्टमाइजेशन क्षमता। लोग इसे पूरी तरह से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सोचिए, जिस तरह का गहरा विश्लेषण अभी यहाँ हुआ, बिल्कुल वैसी पर्सनल इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ्स हर सुबह फोन पर मिल सकती हैं। और वो भी सिर्फ उन विषयों पर जो व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए मायने रखते हैं, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। ये ऐप आपको वही देगा जो आपको चाहिए। ये एआई टेक्नोलॉजी सैकड़ों ट्रेडिशनल न्यूज सोर्सेज और यहाँ तक कि एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रियल टाइम डेटा इकट्ठा करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दुनिया के बड़े डिसीजन मेकर्स जिस तरह का क्लियर और कंसाइज डेटा देखते हैं, अब वो हर उपभोक्ता के हाथ में है। अगर कोई भी बिना शोर शराबे के सिर्फ काम की और सच्ची खबरों से अपडेटेड रहना चाहता है, तो www.stylonews.com पर जाकर इस ऐप को सब्सक्राइब किया जा सकता है। www.stylonews.com। इसका इस्तेमाल करने पर न्यूज़ को कंज्यूम करने का फर्क खुद ही समझ आ जाएगा। ये सच में नॉइस के बीच से सिग्नल निकालने जैसा है, बहुत क्लियर और प्रिसाइज। सभी श्रोताओं का इस गहरे विश्लेषण में अपना वक्त निकालकर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस आकलन से वर्तमान ग्लोबल साइबर स्थिति को समझने में सबको एक नया नजरिया मिला होगा। बिल्कुल। और भविष्य के डीप डाइव्स के लिए किन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, श्रोता अपने पसंदीदा विषय और सुझाव हमें भेज सकते हैं। और ऐसी ही लगातार जानकारी के लिए स्टाइलो न्यूज को सभी मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर फॉलो करें। जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। एक ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जो शायद हमारे सोर्सेज में नहीं थी, पर इस पूरी स्थिति का नेचुरल अगला कदम लगती है। सोचिए, जिस दिन एआई सिस्टम्स
हमले और रक्षा की इस होड़ से आगे बढ़कर खुद ही ऑटोनॉमस तरीके से दूसरे देश के एआई के साथ साइबर पीस ट्रीटी यानी एक शांति समझौता नेगोशिएट करने लगेंगे। एक एआई पीस ट्रीटी? हाँ, जब मशीन्स तय करेंगी कि दोनों तरफ का नुकसान बचाने के लिए युद्ध रोकना जरूरी है, तो क्या इस दुनिया में इंसानी डिप्लोमेटिक डिसीजन मेकर्स की कोई जरूरत बचेगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए डिजिटल दुनिया में सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।